मेरे घर में सब ज़्यादातर डॉक्टर्स थे, तो मेरे मदर फादर की इच्छा थी कि कोई एक ब्यूरोक्रेसी में जाए। भ्रष्टाचार तो ब्यूरोक्रेसी में क्यों, सभी डिपार्टमेंट में होता है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे रोकते हो। ईमानदार अफसरों में गिनी जाती है वैसे। थैंक यू। और उनको भी सबसे पहले वैक्सीनेट किया अरे और वाह! उन्हीं के वीडियो डाल के कहा गया कि अब यही हो गए तो तुम भी करवाओ। 11 साल की बच्चियों को जो है हार्मोन्स और वो देकर जल्दी मैच्योर करते थे, तो मुझे लगा इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो हमने उस गाँव को एक आदर्श गाँव घोषित करवाया। रूप से योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ और जिम भी जाती हूँ। हर काम में चुनौती आती है, पर आपको उनको फेस करते हुए उनका सॉल्यूशन निकालना और जनता की भलाई के लिए काम करना, यही नौकरी में हमें सिखाया गया है। 450 करोड़ का जो है हमने रेवेन्यू लीकेज सिर्फ डेटा माइनिंग से ऑफिस में बैठ के किया था। एसपी और मैं कुछ गांव में कूद गए थे और उन लड़कों को हमने घोड़ी पे चढ़वाया, उनके गांव में से बारात निकलवाई, गांव वालों को। नमस्कार, मैं भारती खंडेवाल प्रखंड अनिल मैगजीन से और विमेन ब्यूरोक्रेसी की आज इस एडिशन में हमारे साथ है आईएएस ऑफिसर रेणु जयपाल मैम। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। रेणु मैम 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और अपने ब्यूरोक्रेसी खेमे में अपने बोल्ड डिसीजन से जानी जाती हैं। मैम का अधिकतर कार्यक्षेत्र फील्ड जॉब ही रहा है। मैम प्रतापगढ़ और बूंदी की कलेक्टर भी रही हैं। तो सीधे मैम से जानते हैं मैम के कार्यक्षेत्र और उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में। मैम बताएं आप कैसे ब्यूरोक्रेसी में आए, सफर के बारे में। हाँ, मेरे मदर फादर चाहते थे कि मैं ब्यूरोक्रेसी में जाऊं। उन्हीं की जो इच्छा थी उनको पूर्ण करने के लिए मैं का था कि घर में से कोई एक ब्यूरोक्रेसी में जाए। मेरी सिस्टर तो डॉक्टर हैं, तो मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा को चुना और मेरी विभिन्न पोस्टिंग रही। मैं कलेक्टर बूंदी प्रतापगढ़ भी रही हूँ और मेरा यही प्रयास है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ कर पाएँ, उनमें कुछ कुरीतियाँ हैं समाज में, उनको दूर कर पाएँ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना पाएँ। इस डिपार्टमेंट में भी यही रहेगा कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। बूंदी में मैंने ऑपरेशन अस्मिता चलाया था, जिसमें एक समुदाय विशेष था जहाँ का माँ-बाप खुद अपने बच्चों से प्रोस्टिट्यूशन कराते थे और वो जिम बनवाया, बगीचा-वगीचा लगवाया, सड़कें कर। उस गाँव का नाम रामनगर था और बालिकाओं को शिक्षा के लिए नाइट क्लासेस शुरू कराई। इंजीनियर एसोसिएशन थी, उन्होंने फ्री में नाइट क्लासेस शुरू कराई। इसके अलावा लड़कियों के सामूहिक विवाह कराने शुरू किए, क्योंकि वहाँ अगर लड़की की शादी होती है तो लड़के वाले को पैसा देना पड़ता था, 15 से 20 लाख रुपए, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी कमाऊ बेटी जो है ले जा रहा है, तो उसके एवज में कुछ दे दिया जाए। और एक बूंदी में था कि कुछ गांव ऐसे थे जहाँ की एससी के लड़कों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता था शादी में, तो हमने एक ऑपरेशन चलाकर उन गाँव में, ये भी बूंदी में था, कि समझाया और गाँव वालों ने बाकायदा उसमें बहुत सहयोग किया, उन पे फूलों की वर्षा वगैरह की और मतलब उस कुरीति से लोगों को मुक्त कराने की पूरी कोशिश की गई थी। उसके अलावा प्रतापगढ़ में भी रहे हैं। हाँ जी, प्रतापगढ़ में हम कोविड टाइम में रहे थे। हाँ, तो ये तो बहुत ही तो वो एक ट्राइबल एरिया पैंडेमिक था, टाइम था उस समय। वहाँ वो भूपे और बाबा के चक्कर में ज़्यादा रहते थे। अगर वो कोविड हो जाता कोविड हो जाता था तो उनको मोटिवेट किया। सबसे पहला वो डिस्ट्रिक्ट बना था जो 100% कोविड मुक्त हो गया था। कोविड वैक्सीनेटेड हो गया था, है ना? उसके लिए हमने घर-घर जाकर और वैक्सीनेशन करी थी, क्योंकि वो ढाणी-ढाणी में 10-10 घर बसे हुए थे और उसमें वहाँ के सीएमएचओ का बहुत अच्छा योगदान रहा था। वहाँ हमने लास्ट, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा भी स्किल डेवलपमेंट में हमने नई स्किल्स स्टार्ट करनी शुरू की थी। जी, तो उसमें हमने डेफ एंड डम्ब के लिए हमने पेंटिंग्स का कोर्स शुरू करवा रहे हैं और उसमें जो ब्लाइंड हैं उनको हम म्यूज़िक सिखाने की थी। एक सॉफ्ट स्किल शुरू करवाई थी कि जो हमारे गाँव के बच्चे होते हैं, उनकी इंग्लिश वीक होती है और मैनरिज़्म नहीं होते हैं, ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, वो करने के लिए उन्हें सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसके अलावा वहाँ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 मेगा जॉब फेयर की घोषणा की थी बजट में, उसी के क्रम में 12 जो है मेगा जॉब आयोजित किए गए थे, जिसमें करीब 37,000 बच्चों को ऑफर लेटर दिलाया था। 3,27,000 बच्चे जो हैं टोटल रजिस्टर्ड हुए थे और 1,27,000 बच्चे प्रेजेंट हुए थे इंटरव्यू के लिए।
तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी उसके अनुसार कि प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें, उसके लिए हर मेगा जॉब फेयर में हम 60 से 70 कंपनी जो सेलेक्ट करते थे, जो वहाँ आएँगी, हाथों-हाथ इंटरव्यू करेंगे और उसी सेम डे आप ऑफर लेटर भी इश्यू करोगे, तो एक ये अच्छा कार्य बेरोजगारी दूर करने के लिए किया गया था। जब भी आपको सरकार ने अनेक ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, आपने सफलतापूर्वक आपने उनका निर्वहन किया है। हाँ, पूर्ण लगन, निष्ठा से और ईमानदारी से करने की कोशिश की। अब अजमेर में भी आपने काफ़ी लंबा समय बिताया। जी, अजमेर में रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स में हमने ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू कराई थी और डेटा माइनिंग कराई थी ताकि जो लीकेज रेवेन्यू हो रखा है वो, और ये अब और ऑनलाइन की जा रहा है रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स में। जितना काम हम मैनुअल इंटरवेंशन के बिना करेंगे, उतनी जो है काम ईमानदारी से होगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी, काम भी शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा एडीए भी रहे। एडीए में हमारा यही प्रयास रहा कि अधिक से अधिक योजनाएं लॉन्च कर सकें, तो हमने 2-3 स्कीम्स लॉन्च करी थी और जो एनक्रोचमेंट थे वो हटा के और जो एडीए की ज़मीनें थी उनको नीलाम किया और जो एडीए घाटे में जा रही थी उसको 140 करोड़ रुपए कमा के उसका जो है भरपाई की कि रेवेन्यू अच्छी हो जाए उनकी, ताकि आगे वो काम कर सकें, सड़कें बनवा सकें, लोगों को रिलीफ दे सकें, कुछ और नई योजना बना सकें। मैम 34 साल के इस ब्यूरोक्रेसी सफर में चुनौतियाँ तो बहुत आई कोशिश। थी। कहते हैं, एक सवाल है मेरा, कहते हैं कि लोग ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार भी है। हम कर पाते हो या कैसे खत्म कर सकते हो, आप तो बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। उसकी चुनौती कोशिश तो हमने आपने पूरी करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम काम ऑनलाइन कर सकें और उसको पारदर्शी बना सकें कि किसी काम के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो उस इंसान को हम एक बार में बता दें, ताकि उसे बार-बार नहीं धक्के खाने पड़े और उससे कोई अननेसेसरी हैरेस ना करे। एक सवाल वापस आपको बचपन की ओर लेके जाते हैं मैम। आरएएस आप क्यों बने? ब्यूरोक्रेसी में क्यों? कि हम कुछ कर सकें समाज के लिए, कुछ योगदान दे सकें। डॉक्टर बन के आप मरीज़ों का इलाज करते एक भगवान कहलाते हो, तो मेरी भी मंशा थी कि जो लोग आते हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर पाएँ, उनका काम आसानी से हो जाए, उनको हम गाइड कर पाएँ, महिलाओं के लिए कुछ कर पाएँ, उनके उत्थान के लिए कुछ कर पाएँ। इसीलिए मैंने ये चुना। जी, तो आप 1989 बैच जी के हाँ, अधिकारी जी। हैं। तो उस समय कैसा पढ़ाई का माहौल रहता था? बिना कोचिंग के आपने पढ़ाई की है? अ, किस सब्जेक्ट में थे आप? मेरे पास आर्ट्स थी और मैंने जो आईएएस दी थी वो साइकोलॉजी उससे दी थी, फ़िलॉसफ़ी से दी थी। फ़िलॉसफ़ी मेरे लिए नया सब्जेक्ट था पर इंटरेस्टिंग था। उसमें मेरे को 80% मार्क्स आए थे, तो अरे उसी के वाह! कारण इस बार। हाँ, जी, तो आप आरएएस बनी हैं। जी, बिना कोचिंग के आपने पढ़ाई की जी, और माता-पिता की प्रेरणा थी आप। जी माता हमारी मदर चाहती थी कि सब बच्चे इंडिपेंडेंट हों। बाकी आपके परिवार में और कौन-कौन है? वो सब क्या मेरी करते हैं? 2 सिस्टर्स और हैं, 1 ब्रदर है और फादर है, मदर की डेथ हो गई है। जिसमें हम स्कूल डेज़ में कैसे थे पढ़ाई में? तो उस स्कूल डेज़ ज़माने में में तो अच्छे थे लड़कियों हम। को इतना पढ़ाने का महत्व नहीं दिया जाता था। नहीं, हमारी मदर का था कि लड़कियाँ पढ़नी ज़रूरी चाहिए, कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएँ, किसी पे आश्रित ना रहें। जी, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। जी। वो खुद भी एमएलए और मंत्री रह चुकी थी, तो उनकी सोच अच्छी। अच्छा, आपकी माताजी? जी, मेरे ब्रदर एमएलए थे, मेरे फादर भी मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा, जी, तो आप एक तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जी, बिलॉन्ग करती जी, हैं आप। जी, जी, तो इस वजह से आप आगे पढ़ पाएँ और आगे जी, आपका करियर बना पाएँ। जी। एक सवाल है, आप चाहें तो उसे मैं कट कर दूँगी। सिंगल रहने वाला सवाल, मैं आपसे नहीं पूछूँ। पूछ लो, मेरे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता। मैम, सिंगल रहना आपके लिए एक डिसीज़न है, बोल्ड डिसीज़न है इस बारे में? सिंगल मेरा रहने का ये था कि आप नौकरी और परिवार 2 एक साथ नहीं कर सकते हो। आप किसी के साथ तो जस्टिफ़िकेशन करोगे, किसी के साथ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है, मैंने सोचा नौकरी के साथ ही जस्टिफ़िकेशन कर लिया जाए और इंडिपेंडेंट रह के स्वतंत्र रहकर काम किया जाए। तो आपने अपने कर्म क्षेत्र को ही अपना परिवार जी, माना। जी, जी, आपको लोग मिलते गए, काम मिलता गया, साथी जी। मिलते गए, तो मैं आपने वही थोड़ी-सी ठान लिया। अल्कोहलिक हूँ, तो तो कई बार आपको 12-12, 14-14 घंटे भी काम जी, करने जी, पड़ते होंगे जब जी, जी, सरकार इस
स्पेशली कोविड पीरियड में। कोविड पीरियड में हम 12 बजे तक काम करते थे, 7-7 8-8 घंटे जो हम हॉस्पिटल बैठ के डॉक्टर को मोटिवेट करते थे, व्यवस्था करते थे, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते थे। तो चुनौती तो थी। जी, जी, हर फील्ड में चुनौती थी। मैम, आपकी हॉबीज के बारे में बताएं। आप अपनी फिटनेस को लेकर कितनी जागरूक हैं? मैं रोज नियमित रूप से योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ और जिम भी जाती हूँ। जी। खान पान का भी विशेष ध्यान रखते हाँ हैं। जी। बताएं, महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी जो है अस्मिता की रक्षा करें और इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे आश्रित ना रहें, गलत को गलत कहना सीखें और मतलब आप ही हैं जो समाज का निर्माण करती है। बच्चे ज़्यादा टाइम माँ के साथ बिताते हैं ना कि पिता के। तो जो बच्चों में गुण और संस्कार आते हैं वो माँ के कारण आते हैं। तो लेडीज़ का जो है समाज में सबसे बड़ा योगदान है इस समाज को बनाने में, देश को बनाने में, बच्चों का भविष्य बनाने में। तो हमारी महिलाएँ जो हैं वो पढ़ी लिखी होंगी तभी जो है समाज आगे बढ़ पाएगा। तो एक तो हमने महिलाओं की एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए ताकि कि वो पूरा ध्यान अपने बच्चों पे और समाज पे दे सकें। जी। वैसे तो रिटायर्ड हो ही जाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? क्या समाज सेवा में आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, मेरी इच्छा है कि महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ, कोई एनजीओ जॉइन करूँगी जो महिलाओं के लिए काम करे। जी। मैम, आप जब आप प्रतापगढ़ बूंदी में थे आप, तो आपने अपने प्रोसिक्यूशन के लिए काफ़ी काम किया था, महिलाओं को उसमें निकाला। मैं वही सवाल आपसे दोबारा पूछूँगी हुँ। कि आपने किस तरीके से वहाँ चुनौतियाँ फेस की? क्योंकि बड़ी विडंबना है, राजस्थान आगे भी बढ़ रहा है और एक तरफ हम देखें तो ये भी चलन बढ़ रहा है। इसके लिए हमने यही किया था कि हम बच्चियों को एजुकेट करें, उनके बीच में एजुकेशन नहीं छींटे और हमने एक जैन समाज के साथ मिलके 3 मॉड्यूल शुरू किए थे, जो स्कूलों में हम 2 घंटा दिखाते थे, समझाते थे कि भई एक तो जो आजकल इंटरनेट के कारण फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाकर बच्चे जो हैं, गलत लोगों की संगत में फँस जाते हैं, क्योंकि कच्ची उम्र में अच्छे-बुरे का ज्ञान नहीं होता आपको। तो हमने उन्हें कहा था कि भई आप फ्रेंडशिप करने से पहले क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखो, प्लस करियर कैसे चुनो आप, कैसे आप डिप्रेशन पे नहीं जाओ, कैसे माँ-बाप की इज़्ज़त करो, ताकि एक अच्छा लड़का या लड़की बन सको। मैंने उन्हें ये कहा था कि ये मॉड्यूल आप लड़कों के लिए भी शुरू करो, क्योंकि लड़कों को भी हमें ज़रूरत है कि संस्कार देने की, कि लड़कियों को आप अच्छे ढंग से ट्रीट करो, फ्रेंडशिप एक मज़ाक नहीं है, इंटरनेट पे आप अच्छी चीज़ें देखो, समझो, मतलब गलत साइट्स पे ना जाओ। अभी आपका करियर बनाने का टाइम है, तो आप करियर पे ध्यान। हाँ, कि आपने बताया कि वहाँ पे प्रथा भी है कि बेटियों से ही ये काम करवाया जाता है। एक समुदाय विशेष है, जिसमें कि ये परंपरा ही है उनके कि बच्चियों से वो प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं। तो उसको हमने सीरियसली लिया था और कोशिश की थी कि उसमें रेड-वेड भी करवाई थी। उसके अलावा वहाँ रात्रिकालीन पाठशालाएँ शुरू कराई थी। टीचर्स को कहा था कि लड़कियाँ स्कूल छोड़े नहीं, ड्रॉप आउट नहीं हों, उसके लिए इनको समझाओ। इनको संस्कार दो कि क्या ज़रूरी है, गलत फ़ील्ड में जाने के क्या नुकसान हैं। और आप अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती हो, क्या कर सकती हो। उनमें कुछ लड़कियों के हमने सामूहिक विवाह भी करवाए और वहाँ हमने कुछ ट्रेनिंग भी शुरू कराई थी ताकि वो खुद अपना रोज़गार कर सकें, जैसे सिलाई की ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग और उस गाँव को आदर्श गाँव घोषित करवा के जो स्कीम्स थी सारी वहाँ ट्रांसफ़र करी, सड़कें अच्छी बनवा दी, एनक्रोचमेंट हटवा दिए, बगीचे बना दिए। आपको वो बच्चे जो उस कम्युनिटी के हैं दौड़ने में होशियार होते हैं, तो वहाँ खेल अच्छा। मैदान बनाया ताकि अच्छा। वो अपनी एनर्जी को वहाँ कर सकें और उस हुनर को उभार सही सकें। बात। जिम बनाया ताकि आप फिज़िकली फिट हो सकें और दूसरी सोच पर ना जाएँ। मैम, अभी यहाँ पर आप महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट में हैं, आप क्या काम देख रही हैं? महिला और इसको आप अधिकारिता कहाँ तक लेके जाना चाहती हमारी एक उड़ान स्कीम चल रही है जो सरकार की प्रायोर स्कीम है और यहाँ हमारी आईएम शक्ति चल रही है जिसमें महिलाओं को हम ट्रेंड करते हैं, रोजगार की ट्रेनिंग्स देते हैं स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। इसके अलावा एक हम महिला उद्यमिता करके है जिसमें हम महिलाओं को लोन दिलाते हैं जिसमें अनुदान भी दिलाया जाता है। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करते हैं, सामूहिक विवाह में अनुदान दिलवाते हैं। अभी जो नई घोषणा हुई उसमें कल उनकी जो संस्थाएँ थी उनकी मीटिंग भी रखी गई थी कि ये हैं
सामुदायिक विवाह का ये है कि फिजूल खर्चा नहीं होता और गरीब बच्चियों की कम खर्चे में शादी भी हो जाती। ये थी हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी में दमखम रखने वाली रेणु जयपाल मैम, जो अपने विचारों से समाज में बदलाव लाना चाहती हैं और क्रांति की ओर आगे बढ़ रही हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक और महिला अधिकारी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं